नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आखिरकार ये जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे एक समय पर, एक ही समय पर, भले ही वो अपनी आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हो और हम जो है वो 15 अगस्त को मनाते हो, लेकिन हम आज़ाद एक ही समय पर हुए थे। लेकिन ऐसे ऐसे क्या फैक्टर है कि 76 ईयर्स होने के बावजूद भी पाकिस्तान उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया है जिस हिसाब से उसको होना चाहिए था। पर इंडिया के साथ तो कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस अब आ चुका है। अब साजिद तरार साहब का यहाँ पर दरअसल कहना ऐसा है कि 10, 15, 20 हज़ार लोग ऐसे हैं, 25 करोड़ में से, जिनको मतलब कि सुविधाएं मिल रही है, प्रॉपर सुविधाएं, और वो अब नहीं चाहते कि भाई जो नीचे का तबका है वो ऊपर आए। मतलब आप समझ सकते हो कि वो कहते हैं कि भाई वो ब्रिटिश एजेंट है। इंडिया के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ें चेंज की जा रही है, अंग्रेज़ों के जो कानून थे वो चेंज किए जा रहे हैं, नई पार्लियामेंट बन रही है, बन चुकी है, ये सारी चीज़ें हो रही है। ऊपर से ट्रेड काउंट कर लीजिए, दुनिया के साथ रिलेशन काउंट कर लीजिए, खुद का स्ट्रेचर बढ़ाने की बात हो, कुछ भी हो, आप इंडिया को एक अलग लेवल से देखने की अब मजबूरी है आपकी, जबकि पाकिस्तान आज भी वही है। और जैसे ही वेस्ट को यहाँ पर लगा कि भाई अब ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, तो जैसे ही हम यूज़ करके थ्रो कर देते हैं किसी चीज़ का, वेस्ट ने बिल्कुल वैसा किया है, खास करके अमेरिका ने। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि इंडियन मॉडल को कॉपी की जाए, ना सिर्फ इंडस्ट्री, ना सिर्फ एक्सपोर्ट, ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, बल्कि मैं अब समझता हूं कि लीडरशिप। मैंने कई दफा कहा है और मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया गया है कि मोदी साहब स्टाइल का लीडर हमें चाहिए, जिसके अंदर नेशनलिज्म जो डिलीवर करे। और वो मेरे लिए इट वाज अ वंडरफुल स्पीच मोदी साहब की थी, उसमें मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा। अपनी आजादी जो कि सो कॉल्ड, मैं नहीं समझता हम आजाद हैं। हमारे सिर्फ 10,000 लोग जो ब्रिटिश एजेंट हैं, उनमें से कुछ जो जिनको जमीनें दी गई थी और कुछ जो CSS करके ब्रिटिश एजेंट बनते हैं, वो 10-15 हज़ार लोग या ज्यादा आप कर लें, वही आजाद हैं, दूसरे सारे कोई आजाद नहीं है। मेरे ख्याल में इस 14 अगस्त वाले दिन हमें आजादी मनाने के बजाय रोना चाहिए। 25 करोड़ लोगों को रोना चाहिए था इनको, और रो भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये बिल्कुल महसूस नहीं बात करनी चाहिए कि रो नहीं रहे। सिर्फ चंद लोग जो प्रिविलेज्ड हैं, जो पावरफुल हैं, जो पैसे वाले हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनके अलावा दूसरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज है। पेट्रोल की हालत आपने देख ली है, डॉलर की हालत आप देख रहे हैं, आप क्या हालात चल रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी डजंट हैव, यू गाइस डोंट हैव इट। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी कोई नहीं है। करप्शन आज भी जोरों पर है, और जो नई कैबिनेट है वो हलफ लेने से पहले ही मुतनाज़ा थी। इस सारी चीजों में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आजादी के बारे में बात करते हैं कि कायदे आजम साहब ने 15 अगस्त को यौम आजादी मनाने से इनकार क्यों किया था। उन्होंने 14 अगस्त को क्यों पिक किया था? क्योंकि एंटी कलोनियलिज्म उनका, साम्राज्य हुकूमतों के खिलाफ उनका एहतजाज था। 15 अगस्त को साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और 9 अगस्त को जो, और 9 और 11 अगस्त को बम फेंका गया था जापान के अंदर, और उसके बाद यूनाइटेड एलाइज जो दूसरे सारे थे उनकी विक्ट्री हुई थी। तो उसमें कायदे आजम साहब ने एहतजाज 14 अगस्त को पिक किया था, टू शो हिज एंगर अगेंस्ट द साम्राज्य ताकतें, कॉलोनियलिज्म। लेकिन अफसोस कि आप आज भी कानूनी हैं, आप आज भी कानूनी हैं, आप आज भी आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, और आपका कैपिटल इस्लामाबाद नहीं, आपका कैपिटल लंदन है। आपके आज भी सारे फैसले दुबई, लंदन में और सऊदी अरेबिया में होते हैं। दुख वाली बात है, आप यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर। नॉट क्या एनी मोर से मुराद तो तब होता है कि आपकी आजादी किसी ने सलब कर ली हो, लेकिन आप तो आजाद हुए ही नहीं मेरे ख्याल में नहीं, दिस इज श्योर। आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है जो लूट रहे हैं इसको आज भी। तो मेरे ख्याल में ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस। अब दूसरी तरफ, बॉर्डर के दूसरी तरफ मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, ना करूंगा। उसकी वजह ये है कि आपका कंपैरिजन भारत के साथ बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक जरूर बात है, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको खबरें जरूर सुननी चाहिए, कोशिश करें, आप हो सकता है तो उनकी कॉपी करें। उन्होंने वहां पे ब्रिटिश कानून भी चेंज करने शुरू कर दिए हैं। अमित शाह साहब ने 3 मुख्तलिफ कानून जो थे उनके खिलाफ उन्होंने बिल पेश कर दिया है। मोदी साहब की स्पीच जो थी सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उसको बार बार एयर करना चाहिए था, ताकि लोग देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है। जो लोग जिनके साथ हमारा DNA मिलता है, सदियों से हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा माइंडसेट, हमारे टेस्ट, हमारी सोचें, हर चीज है, लेकिन तरक्की अलग अलग है, नेशनलिज्म अलग अलग है। सुनना चाहिए था। उन्होंने अपनी तकरीर में जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, वो उन्होंने कहा है कि दिस इज मोदी की गारंटी है कि मैं अगली दफा इसकी
भारत की इकानमी दुनिया की तीसरी नंबर इकानमी हो। मुझे आज याद है जब उन्होंने कांग्रेस में यहाँ स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछली दफा जब स्पीच देने आया था तो उस वक्त भारत की इकानमी 7वें नंबर पे थी और अब 5वें नंबर पर है। जापान और जर्मनी को क्रॉस करेंगे वो। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। फिर उन्होंने डिफाइन किया है कि इस वक्त जमहूरियत उनकी दूसरी पार्टी है, अपोनेंट। उन्होंने डिफाइन वो डेमोक्रेसी का जो फिक्रा इस्तेमाल किया उन्होंने कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जमहूरियत एक फैमिली एंटरप्राइज बन चुकी है। हम भी, हमारे राजपक्षे देखें दोनों पार्टियों में भरे पड़े। नून लीग वाले टिकट भी देते हैं जब अपनी फैमिली से खत्म हो जाए लोग तो फिर दूसरे किसी को टिकट देते हैं। दूसरी तरफ हमारा बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम भुट्टो है, हालांकि नाम उसका जरदारी बनता था लेकिन उसको भी प्राइम मिनिस्टरशिप उसको विरासत में मिली। तीसरा बंदा है, देख लें, वो कहता है मेरी 27 साल की एफर्ट है, लेकिन 27 साल से पीटीआई का चेयरमैन वो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए और तीनों की तीनों पार्टियां जो है वो फौज के पतन से पैदा हुई। तो मोदी साहब ने उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि उनका मुकाबला किन लोगों से, हमारा मुकाबला किन लोगों से है। आज की कैबिनेट आप देखें, आप हर बंदे को पता है बाप पार्टी किसने बनाई थी, कौन किसने बनाई थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे। आज सारा बाप पार्टी है। जब वो सामने आ रही है, हर जो अंधा और नाबीना पाकिस्तानी है उसको भी पता है कि इस वक्त who's ruling, who's running, who's making the shots of Pakistan। अब मैं पहले जिस तरह बता रहा था कि पार्टी ये कैबिनेट बनने से पहले ही मुतनाज़िया है। ताबिश कौर साहब का अगर नाम मुझे मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो गूगल करें प्लीज आप। जब बाजवा साहब उनको कतर लेकर गए थे गैस के सौदे करने तो क्या हुआ था, ईरान से तेल मंगाया था तो क्या हुआ था, इमरान खान साहब ने किस तरीके से उन्होंने कैबिनेट से अलग किया था। कि मोदी साहब जब अमेरिका के दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि वी नीड टू ब्रिज द टनल इन बिटवीन टू कंट्रीज, अमेरिका एंड इंडिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस फुर्ती के साथ, किस तेजी के साथ इंडिया अमेरिका को टेक ओवर करने का उनका मंसूबा है और उसमें कामयाब हो रहे हैं। अमेरिकन दे आर इंटरेस्टेड, अमेरिका इवन इंटरेस्टेड इन, क्योंकि अमेरिकन अपना इनका टैलेंट खत्म होता जा रहा है और टैलेंट जो है वो सारा, मोदी साहब ने कहा था टैलेंट की टनल बनाएंगे। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि टैलेंट की टनल किस तरह बन रही है। यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ने और भारत ने मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है कि यहाँ पे भारत से 20 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया जाएगी और वहां के स्टूडेंटों को 1 साल पहले वीजा दे दिया जाएगा और जो वहां से आया करेंगे उनको 3 साल के लिए यहाँ पे वर्क काम करने की इजाजत दी जाएगी और अल्टीमेटली 3 साल के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिलेंगे या वापस जाएंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा तादाद है इस वक्त हमारे भारतीय निजात लोगों की जो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से वापस जा रहे हैं। उसकी वजह यह है तनख्वाहें भारत की अच्छी हैं, उनकी तरक्की नजर आ रही है सामने और वहां पे जब यहाँ से लोग जाते हैं महंगाई कम है, सेविंग ज्यादा कर सकते हैं और दूसरा जिस तरह की सर्विसेज वहां मौजूद हैं, ड्राइवर हैं, कुक हैं, आपके घरों में काम करने वाली हैं, तो वो हम जो भारतीय हमारे जो यहाँ पे लोग हैं तालीम के बाद इस वक्त वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम भारत जाके भारत की तरक्की का हिस्सा बने। वर्सेस मेरी कौम से 8 लाख लोग पिछले साल भागे हैं डिग्रियां लेकर और जो पैदल भागे हैं वो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पैदल तो आज भी भाग रहे हैं, टर्की के जरिए जान तली पर रखकर भागते हैं, इस क़यामत इस दोज़ख से भागते हैं जान तली पर रख के। कई जाके टर्की के पास समुद्र में डूब जाते हैं माओ के बच्चे। जो पार आ जाते हैं उनको फिर वो पहले तो रगड़े खाते हैं, फिर असेंबलियों के सामने खड़े होकर, एम्बेसियों के सामने खड़े होकर अपने ख्वाबों के लिए चीख रहे हैं, आज भी चीख रहे हैं कि पाकिस्तान, खान साहब ने जो उनको ख्वाब एक दिखाया था, बेचारे चीख रहे हैं उस्मान बुजदार को भूल कर, फिर भी वो एम्बेसियों के सामने खड़े होकर चीख रहे हैं कि खान आएगा तो बनेगा नया पाकिस्तान। पता नहीं है पाकिस्तान किसने बनाना है। मेरे ख्याल में 1947, आप जिस तरह मैंने आपको पिछले दफा कहा, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड टुडे एंड यू आर नर्वस, यू आर नॉट श्योर आइदर इट्स इस्लामिक स्टेट और इट्स अ सेकुलर स्टेट। आप चाइना के कैंप में हैं, आप अमेरिका IMF के कैंप में हैं, आप कहाँ हैं, आप हैं भी या नहीं है, ये मेरे लिए खुद एक सवालिया निशान है चीमा साहब। लेकिन मेरी तरह के कई लोग जो है जो जख्मी हैं, जिनको मुहाजिर कर दिया गया है, ब्रिटिश एजेंटों ने मुहाजिर किया है, रिजेक्ट किया है, डिग्रियों के साथ हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं दुनिया में, सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन बनकर जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन दिल से बद्दुआएं निकलती है उन लोगों के लिए, उन ब्रिटिश एजेंटों के लिए जिन्होंने हमें धक्के मार के पाकिस्तान से